Hello children, I welcome you in my class. Today's our topic is our universe. In this particular chapter, we will learn about how the universe was formed. Universe बना कैसे था? The solar system. What is the solar system? Solar system होता क्या है? Next, the sun, planets, the moon and mind map. All the points we will learn in this particular chapter. Before further going, first of all we have to identify certain images which were given in your book. So in this, identify the sky objects in these pictures. Write 2 sentences about these objects which you see in the sky. इन पर्टिकुलर पिक्चर्स में, इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बारे में हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो जैसे ही इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम खत्म करेंगे, आप एक इंडिविजुअल उस टॉपिक के बारे में आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे या 3 पॉइंट्स होंगे, मोर देन 3 पॉइंट्स होंगे जो आप इजीली लिख पाओगे. First of all, we will recognize the image. In the first image, we have clouds. These are clouds. So, first identification is our clouds. The second one we have the sun. Second one, in the second image, we have sun. In the next image, you all know, you have seen it in the sky. This is rainbow. How many colors are there in the rainbow? There are 7 colors in the rainbow. So this is a rainbow. In the next page, now we will start how the universe was formed. यूनिवर्स जो है वो बना कैसे था. इफ यू लुक थ्रू अ टेलीस्कोप, यू हैव ऑल सीन अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से अगर हम देखेंगे, यू विल सी अ लार्ज स्पेस. हमें बहुत बड़ा स्पेस देखने को मिलेगा अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे. और उसी जो लार्ज स्पेस हमें देखने को मिलता है, उस लार्ज स्पेस में क्या क्या होता है? डस्ट होती है, गैसेस होती हैं, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं. और इन सब के कॉम्बिनेशन को, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डस्ट, गैसेस, स्टार्स, क्लाउड्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्स. इन सब के कॉम्बिनेशंस को जो हमारे लार्ज स्पेस में अवेलेबल है, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्स. अब यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. ऐसा नहीं है कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक स्टार है या 1000 स्टार्स हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हमारे यहाँ पे हैं जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में अवेलेबल है. और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पे यूज हुआ है. इसको सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? तो इसके पहले ही प्री डिफाइंड है कि लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अवेलेबल है, वही क्या है और उनके साथ क्या है? अदर सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या हो सकता है? सेलेस्टियल बॉडीज में होते हैं हमारे पास स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं. ये जो हम फर्दर एसएसटी के चैप्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब जो है, ये कहाँ, इन सब को मिलाकर स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, ये सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज को मिला के क्या बनता है? गैलेक्सी बनती है. और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है जिसमें हम रह रहे हैं, नहीं. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और उन गैलेक्सीज में से जो हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. तो हम किस गैलेक्सी के पार्ट हैं? वी आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. Many years ago,
everything in the universe was a tiny particle. Now we were in the historical part that how the universe was formed. तो उसकी हमारे पास एक पर्टिकुलर थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था कि बहुत सालों पहले मैनी ईयर्स अगो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे. छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड हो गए, मतलब एक दूसरों से टकरा गए, और टकराने के बाद हमें छोटे छोटे क्या मिले, प्लैनेट्स और अदर स्टार्स, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स, ये सारी चीजें मिली. और ऐसे ही करके इनके एक्सप्लोजन से, एक्सप्लोजन कैसे होगा, जब कोई दो पार्टिकल्स जिनके पास बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी है, या एनर्जी कैसे आएगी, उनके पास पर्टिकुलर गैसेस हैं, जब वो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा. अभी एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होने से ही क्या बना था, हमारे एक्सप्लोजन होने से ही यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था. यूनिवर्स में ही, मतलब किसका फॉर्मेशन होगा यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में ही क्या अवेलेबल है, सेलेस्टियल बॉडीज. और बार बार सेलेस्टियल बॉडी रिपीट हो रहा है, तो हमें सेलेस्टियल को बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेलेस्टियल का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, जिनके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं और स्टार्स, प्लैनेट्स हैं, आर बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग. ये सब किसके बाद बने हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद हुआ है. बिग बैंग एक थ्योरी है जिसमें हमको ये एस्पेक्ट क्लियर किया गया है कि यूनिवर्स में कैसे फॉर्मेशन हुआ था बाकी के स्टार्स, प्लैनेट्स का. तो हमने बताया कि पहले तो क्या थे, टाइनी पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे. इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी दी है कि वो कैसे थे, हॉट थे. दे वर नॉट कोल्ड, वो कैसे थे, बहुत हॉट थे. फिर उन पर्टिकुलर्स में क्या हुआ, लार्ज एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन कैसे होता है, दो पार्टिकल्स अपने अपने अलग अलग है तो अलग से नहीं एक्सप्लोजन होगा, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो उससे क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया. और उस एक्सप्लोजन के कारण कुछ दिनों बाद वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो गए और स्टार्टेड टू कूल, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगे, कूल डाउन होने लगे. इसी के बाद हमारे लिए फॉर्मेशन हुआ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज आर बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग. यहाँ पे एक वर्ड को नोट करना, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिलीव्ड लिखा गया है. बिलीव्ड का मतलब हम यहाँ पे 100% प्रैक्टिकली प्रूफ करके क्यों नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ कि ये क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया है. दिस वॉज जस्ट अ थ्योरी. जो भी थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो होती है थ्योरी. और एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो हम साइंस, केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के साथ परफॉर्म करते हैं और हमें एंड रिजल्ट मिलता है ना. तो यहाँ पे हमें स्पेस में कोई एंड रिजल्ट तो नहीं मिला, कोई कंक्लूजन पोर्शन पे हम नहीं आए, लेकिन बिग बैंग थ्योरी है. थ्योरी ऐसे ही चलती है कि हम ऐसा बिलीव करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैं एक बार फिर से रीड करके बताती हूँ, इसमें कोई भी डाउट ना बचे. Many years ago, everything in the universe was a tiny particle. छोटे छोटे particles थे, which was very hot. Second point to remember कि वो कैसे थे, hot थे. फिर उनमें क्या हुआ, there was a large explosion. उनमें explosion हुआ, tiny particles blew off, अलग अलग हो गए, and started to cool down, ठंडे होने लगे. This is known as the Big Bang theory. इसी को हम बोलते हैं Big Bang theory. All celestial bodies such as stars, planets and galaxies are believed to have formed through the Big Bang, formed after the Big Bang. Big Bang के बाद उनका formation हुआ. Next हमारे पास topic है the solar system. So in the solar system, the solar system is made up of all the planets and other celestial bodies.
सोलर सिस्टम जो है वो किससे बना गया है? सोलर सिस्टम में ही हमारे पास क्या है? सारे प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में जो भी क्या है? प्लैनेट्स हैं और सेलेस्टियल बॉडीज जो स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबको मिलकर क्या बनते हैं? सोलर सिस्टम बनते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम में एक पॉइंट हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सोलर सिस्टम में जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स हैं, दे ऑल वर मूविंग अराउंड द सन। इस वाले पॉइंट को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सन इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सन क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मीन्स ही इज नॉट मूविंग। ये तो सन इज नॉट मूविंग सर, तो सन तो यहाँ पे है, सेंटर में है, और सन के अराउंड जो है हमारे सारे प्लैनेट्स और स्टार्स, मून, ये सब क्या है? ये सन के अराउंड ही क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो सन इज इन द सेंटर। सेंटर में कौन होगा? सन होगा, और सन के अराउंड क्या होंगे? प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज मूव करेंगे। इन एडिशन टू प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ। ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? मून्स होते हैं, मून है, देन कॉमेट्स हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टार्स हमको मिलते हैं, जब ये स्टार्स जो हैं एक पर्टिकुलर किसी हमें फॉर्म में मिलते, पर्टिकुलर शेप में मिलते, देन दे आर कॉल्ड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक रॉकी पार्टिकल्स ही होते हैं, गैस रॉक से बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है माइनर प्लैनेट्स। कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जो इतने छोटे हैं कि उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब अभी हम उन्हें काउंट ही नहीं करते हमारे सोलर सिस्टम में, बट दे आर स्टिल देयर, है ना। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स वो है ही नहीं क्योंकि वो छोटे हैं, वो हैं, पर उनकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से इतना ज्यादा है कि उनके बारे में कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च हम इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये जो और क्या है साथ में? डस्ट और गैस, ये सारे पार्टिकल्स हमें सोलर सिस्टम में मिलेंगे। ड्यू टू द, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने वाला है कि ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। अब पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, मतलब कोई किसी चीज को अपनी ओर खींचे। तो जो अपनी ओर किसी चीज को खींच रहा है वहां पे है ये सन। सन के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो इतना स्ट्रांग है कि वो इसको इस तरीके से खींचता है कि उसी के अराउंड सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं। तो हमें उस फिक्स्ड पाथ में, मतलब जैसे ये सन है, अब सन का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या है? बहुत स्ट्रांग है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन के अराउंड क्या हो रहे हैं? सारे प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, पर सारे प्लैनेट्स का अपना अपना क्या है? एक फिक्स्ड पाथ है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ एक, ये समझ लो हमारी अर्थ है ना, और बीच में क्या है? सन है, और ये जो है एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है। अर्थ हमारी एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रही है, और इसी फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक जगह घूम रही है, जुपिटर दूसरे जगह घूम रहा है, वीनस अलग घूम रहा है, नहीं, सबके अपने क्या है? एक फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ है, और इसी पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये घूम जो रहे हैं सन के अराउंड, ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना। अगर बाकी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्लैनेट्स का सन से ज्यादा स्ट्रांग होता तो सन क्या कर रहा होता? सन हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रहा होता, बट अभी क्या है? सन सेंटर में है और मूव क्या कर रहे हैं? सारे प्लैनेट्स, और वो जिस पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग बोलते हैं
orbit. Now next one is the sun. We were now going through about the sun. The sun is by far the largest object in the solar system. जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, सब कुछ अवेलेबल है, पर उन सब में से जो सबसे ज्यादा बड़ा है सोलर सिस्टम में वो क्या है? सन है. सन इज द फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. इट कंटेन, उसमें क्या होता है, सन के अंदर है क्या, किस चीज से सन बना हुआ है? तो इट कंटेन, सन इज मेड अप ऑफ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, गैसेस से बना हुआ है. और सन इतना बड़ा है कि इट कंटेन मोर देन 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% जो मास है वो सिर्फ किसका है? सन का है. तो समझ सकते हैं कि सन कितना बड़ा है अपने आप में. फिर इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये हमने अभी पढ़ा था कि जो सन है, सन कहाँ है? सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के. और इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के पास है. सन हमारे अर्थ के क्या है? पास है. अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है, अर्थ के पास है. नेक्स्ट है, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. इट अपीयर्स सो ब्राइट बिकॉज इट इज वेरी नियर टू अर्थ. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि सन हमें स्टार्स से तो बड़ा दिखता है, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ स्टार्स अपने आप में सन से भी ज्यादा बड़े हों, पर वो हमें इतने बड़े नहीं दिखते. उसका रीजन है डिस्टेंस. जो सन है, सन का अर्थ से डिस्टेंस क्या है? पास में है. और सपोज दैट स्टार्स यहाँ पे हैं तो इनका डिस्टेंस ज्यादा है. ऑल्दो ये स्टार अपने आप में बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि इसका अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए ये हमें दिखने में कैसे दिखते हैं? स्मॉल. इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. जब भी हम किसी ग्राउंड पर खड़े होकर ऊपर जो स्काई पे आसमान में जब तुम आपस में देखते होंगे, हम लोग सब एक साथ देखते हैं कि जब भी कोई एरोप्लेन जाता है तो जब हम उसे ग्राउंड से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो एरोप्लेन की साइज है वो इतनी है कि उसके लिए हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ऐसा हमें फील होता है. बट जब हम कभी उसे रियलिटी में एयरपोर्ट पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि एरोप्लेन की साइज क्या है? काफी लार्ज है. वो पॉकेट में आ सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती. तो दैट इज द रीजन, सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कोई चीज हमारे स्पेस में छोटी दिख रही है और कोई चीज हमें काफी बड़ी दिख रही है तो सिर्फ एक ही रीजन है और वो रीजन है डिस्टेंस. अगर कोई चीज हमें अपने अर्थ से बड़ी दिख रही है दैट मीन्स वो हमारे अर्थ के क्या है? नियर है. और अगर हमें कोई चीज छोटी दिख रही है दैट मीन्स वो हमारे अर्थ से कैसे है? फार, मतलब दूर है. सिर्फ डिस्टेंस ही रीजन है. नेक्स्ट है, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सन जो है वो कौन सा स्टार? जो अर्थ के कैसे है? पास है, ही हमने अभी बताया. इट अपीयर्स सो ब्राइट बिकॉज इट इज वेरी नियर टू अर्थ. इतना ब्राइट क्यों दिखता है? ऐसा लगता है कि सन की रेज डायरेक्ट हम पर आ रहे हैं. क्यों? बस एक ही रीजन है कि उसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से क्या है? नियर है, पास है. नेक्स्ट है, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सन से हमें क्या मिलती है? हीट एंड लाइट, जो हमें आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, इस कारण से प्लांट ग्रो कर रहे हैं. तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनके लिए ये हीट और लाइट क्या है? काफी एसेंशियल है. हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी हीट एंड लाइट काफी एसेंशियल है सन की. अगर हमारे लिए सन की पर्टिकुलर हीट नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है. तो हीट एंड लाइट सबके लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है. इट इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन लाइट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोलर सिस्टम में सिर्फ यही एक बॉडी है सन
जिसकी क्या है, अपनी खुद की लाइट है। जो प्लैनेट्स हैं या जो स्टार्स हैं वो किसकी लाइट के कारण हमको ट्विंकल, चमकते हुए दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट भी है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, ट्राई टू डू इट, एक एक्टिविटी दी है हमारी बुक में। जस्ट टेक अ टॉर्च एंड अ स्मॉल बॉल, कंसीडर द टॉर्च एज द सन एंड बॉल एज द अर्थ, पुट द बॉल ऑन अ टेबल एंड लाइट द टॉर्च, what do you observe? Now you can tell why there is a day and night on the earth. अभी इसको डे एंड नाइट से समझाया है, इसको हम बहुत इजीली एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट हमारी ये एक टॉर्च है ना, और इस टॉर्च से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और ये टेबल पर क्या रखी है, हमारी बॉल रखी है। ये हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ये बॉल है, ये टॉर्च है। अब टॉर्च की लाइट हमने इस बॉल को एक टेबल पर रख दिया, तो टॉर्च की लाइट इस बॉल पे पड़ रही है, तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे अगर टॉर्च की लाइट पड़ रही है तो वो ब्राइट दिखेगा हमें, वो पर्टिकुलर पार्ट बहुत अच्छे से विजिबल होगा। तो जिस पार्ट पे हमें इसकी लाइट मिल रही है, इसको अगर हम कंसीडर करें कि ये अर्थ है ना, और ये क्या है, सन है, तो सन की लाइट अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ रही है वहां पे हमें ब्राइटनेस नजर आएगी, मतलब वहां क्या होगा, डे होगा। और इसके अपोजिट पार्ट में जहां पे लाइट सन की इजीली नहीं पहुंच रही है, वहां पे हमें क्या देखने मिलेगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या होगी, नाइट होगी। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेना को इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, जो आप लोग अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू प्लैनेट्स। सो अवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स, फिर वही बात कि इन्होंने क्या पॉइंट बताया, सर्कलिंग अराउंड द सन। तो ये देखो, ये हमारा सन है, ये हमें बीच में ये सन दिख रहा है, और सन के अराउंड ये क्या है, ये सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हुए दिख रहे हैं हमें, है ना। ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। अब हमें इन प्लैनेट्स को अगर ऐसे ही सीक्वेंस में लर्न करना है, तो इसकी एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि माय वेरी एफिशिएंट मदर, एक ये सिंगल लाइन है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम ये जो भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्डर में लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न कर लेंगे, माय वेरी एफिशिएंट, माय मतलब एम से यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए क्या आ जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट वी, वेरी, वी से क्या आ जाएगा, वीनस। नेक्स्ट ई, ई से क्या आ जाएगा, अर्थ। नेक्स्ट जस्ट, माई वेरी एफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा, बीच में मदर भी होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर। किसने नट्स सर्व किए हमको, मदर ने। तो यहाँ पे जो एम हो जाएगा मदर का, वो हो जाएगा आपका मार्स। नेक्स्ट इज जस्ट, जस्ट का हमें सारी लाइन के जो फर्स्ट वर्ड है सिर्फ उस पे फोकस करना है, और उसी से हमारे जो प्लैनेट्स है वो एग्जैक्ट ऑर्डर में हमको लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे एम मदर था, तो मदर एम से क्या हो जाएगा हमारा, मार्स। नेक्स्ट था जस्ट, जस्ट में जे था, और जे से क्या हो जाएगा, जुपिटर। नेक्स्ट है सर्व, सर्व में मतलब एस, हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है, सर्व में एस से क्या हो जाएगा, सैटर्न। नेक्स्ट इज अस, अस में यू, यू को हमें क्या लेना है, यूरेनस। एंड लास्ट इज नट्स, तो एन में हमारे लिए क्या लेना है, नेपट्यून। तो माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इससे हमें जो भी प्लैनेट्स हैं
वो जिस सीक्वेंस में हमारे स्पेस में यूनिवर्स में अवेलेबल है, हम उनको उसी पर्टिकुलर उससे क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज अ सीक्वेंशियल रन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, एंड दे वर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। किसके अराउंड मूव कर रहे हैं ये सब? सन के अराउंड। और ये जिस पाथ पर मूव कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं इमेजिनरी लाइंस, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट इज the solar system. Planets only shine by the reflected light of the sun. ये पहले भी बताया हमने कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। वो किससे चमक रहे होते हैं या उन्हें किस चीज से वो शाइन कर रहे होते हैं प्लैनेट्स? वो कर रहे होते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। सन से जो उन्हें लाइट मिलती है उससे ही वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। तो प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती है क्या? नो। यहाँ पे लाइट्स वो किससे ले रहे हैं? सन से। नेक्स्ट, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये जो लाइन है जिसके अराउंड ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये कैसी है? इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है? ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेप्टिकल। और क्योंकि ये जो पाथ है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट कैसा है? इलेप्टिकल है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी हमारा ऑर्बिट है जिसमें सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो कैसा है? इलेप्टिकल है। दिस मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, सन इज स्टेशनरी, सन ऐसा है और इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। लेकिन जब ये सन है और इसके अराउंड मूव कर रहे हैं तो ये रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन सपोज दैट ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं घूम रही है, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि दिस इज द पार्ट वी कॉल्ड इट रेवोल्यूशन। लेकिन इसमें जो अपनी एक्सिस पे भी वो घूम रही है ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। मतलब सन, अर्थ जो है जब वो अपनी एक्सिस पे ही मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। वो अपनी खुद की एक्सिस पे ही रोटेट करेगी। और जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, सन के अराउंड ऐसे रोटेट करते करते सन के अराउंड पहुंच जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं रेवोल्यूशन। द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। यही बात बताई कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं रोटेशन, मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। और इसके पहले अगर वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? सब जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं। हम अर्थ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही क्यों करती है? क्योंकि हमारे पास अर्थ पर वो एसेंशियल एलिमेंट है। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी एलिमेंट्स जिनके बिना कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं जीवित रह सकता। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स में एक तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर हो गया, और इन्हीं से हमारे लिए फूड अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे अर्थ पर हैं, अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसे हम यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। So the Earth is called a unique planet as it is the only known planet in our
सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। यहाँ पे बोला गया है ओनली नोन प्लेनेट, मतलब अभी तक हम ऐसा समझते हैं या हमें जितनी भी नॉलेज इंफॉर्मेशंस मिली है वो यही मिली है कि अभी तक जो 8 प्लेनेट है उनमें से सिर्फ अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में क्या अवेलेबल है? वाटर अवेलेबल है। तो वाटर के अवेलेबल होने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है, कैसे कैसे किन किन जगहों पे हमें वाटर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हमें सी, ओशन, रिवर, पॉन्ड्स, सारी चीजें जो भी हैं जहां भी हमें पानी मिलता है वो सारी जगह पे हमें वाटर अवेलेबल है, और वाटर के अवेलेबल होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किनके बीच में? स्टार और प्लेनेट के बीच में। तो स्टार और प्लेनेट के बीच में डिफरेंशिएशन सबसे फर्स्ट वाला हमको दिया गया है कि स्टार गिव्स आउट लाइट। ये स्टार्स हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं। तो स्टार लाइट देते हैं मतलब, तो स्टार में हमने क्या पढ़ा है स्टार के कि सन इज ऑल्सो अ स्टार, क्योंकि वो भी क्या देता है? हमें लाइट देता है। नेक्स्ट है प्लेनेट। हमने अभी बताया क्या प्लेनेट्स की खुद की लाइट होती है? नहीं, वो किससे शाइन करते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। उनको किसकी लाइट मिलती है? सन की लाइट मिलती है, जिसके कारण वो शाइन करते हैं। अ प्लेनेट ओनली शाइन बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। Now we have next point. Next point is a star is larger than a planet। मतलब हमें ऐसा लगता है कि इतनी सारी पॉपुलेशन अर्थ पर रह रही है, मतलब अर्थ सबसे बड़ा है। ये फैक्ट सही नहीं है। क्या है? स्टार जो है वो प्लेनेट से भी बड़े हैं, लेकिन हमें तो स्टार्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं। तो उसका हमने सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज अगर हमें छोटी दिख रही है तो उसका रीजन है डिस्टेंस। स्टार हमारे अर्थ से बहुत दूर अवेलेबल है, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। सन पास में है, मून पास में है, इसलिए वो हमें बड़े दिखते हैं। प्लैनेट्स आर स्मॉलर एज दे आर क्लोजर टू द अर्थ। छोटे भी होते हैं और वो प्लैनेट्स भी कहाँ है? अर्थ के पास भी है। नेक्स्ट स्टार ट्विंकल्स, चमकते हैं। स्टार्स चमकते हैं, तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो हमने पढ़ा ही है बचपन से। तो स्टार्स क्या होते हैं? ट्विंकल्स, चमकते हैं। नेक्स्ट, अ प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। प्लैनेट को हमने ऐसे ऐसे चमकते हुए नहीं देखा है ना, वो कैसे चमकेंगे? उनके पास तो खुद की लाइट होती ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डू यू नो। हमें इसमें एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि सम स्टार्स टुगेदर फॉर्म पैटर्न विच लुक लाइक शेप्स ऑफ एनिमल। मतलब कि ये जो स्टार्स इतने सारे अवेलेबल हैं, ये स्टार्स जो हैं अगर एक शेप में अलाइन हो जाए, मतलब एक शेप में हमें मिल जाए, तो वो इस तरीके के शेप बना लेते हैं जिनसे किसी एनिमल का शेप लगने लगता है हमें, पीपल का या फिर किसी भी चीज का। ऐसे वो शेप में फॉर्म हो जाते हैं। और इस शेप में फॉर्म होने के कारण, मतलब अगर स्टार्स मिलकर एक पर्टिकुलर लाइन में या पर्टिकुलर शेप में अलाइन हो गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है ग्रेट बियर और सप्तऋषि। इसकी इमेज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और आप लोग इसको नेट पर भी डाउनलोड करके सप्तऋषि की इमेज देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है द मून। मून क्या है? तो अभी हमने बताया था स्टार, प्लैनेट्स, ये मून, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, और ये सेलेस्टियल बॉडी और अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मून भी हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? पार्ट है। तो द मून इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी और अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का भी पार्ट है। इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब इसमें हमें क्या चीज याद रखने की है कि ये कैसी है? ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मतलब नेचुरल बोला गया है,
That means there are two types of satellites. One is natural, other one is man made. मतलब जिसे हमने बनाया है वो कौन सी सैटेलाइट होंगी? मैन मेड. और जो नेचुरली अवेलेबल है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट की है, वो कौन सी सैटेलाइट होंगी? नेचुरल सैटेलाइट होंगी. तो इट इज स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन विद द अर्थ. अर्थ के कंपैरिजन में जो क्या है वो छोटा है. ऐसा नहीं है कि मून बहुत बड़ा है, अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है. और अर्थ भी, ये मून है और ये अर्थ है, तो ये मून भी क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है. ऐसे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है मून, है ना. तो मून रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन मून कितने दिनों में रिवॉल्व कर लेता है? कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 27.5 डेज. ये 27.5 डेज में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेता है. और हमारे अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में पूरा कितना लग जाता है? 1 ईयर लग जाता है, 1 साल लग जाता है. ठीक है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट और लाइट. इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट और लाइट. इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. ये शाइन क्यों करता है? क्योंकि रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. इसके ऊपर किसकी लाइट पड़ती है? सन की लाइट पड़ती है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये चमकता है मून. That falls on it. The moon appears to change its shape. These changes are known as the phases of the moon. मतलब कभी भी हम आसमान में देखते हैं तो when we look towards the sky, हमें कभी भी मून का शेप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप नहीं दिखता. कभी हमें मून पूरा फुल मून दिखता है, कभी हमें सिर्फ मून की ये जो लाइन है वो दिखती है, कभी हमें हाफ मून दिखता है. तो इस ऐसे हमें मून क्या पर्टिकुलर शेप में दिखते हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं? फेसेस ऑफ द मून. जैसे इसको हम बोलते हैं फुल मून. फुल मून मतलब क्यों? क्योंकि ये पूरा चंद्रमा दिखता है. पूर्णिमा पे पूरा चंद्रमा दिखता है, तो ये है फुल मून. और हमें यहाँ पे ये क्या मिल रहा है? सिर्फ इसकी एक लेयर दिखती है मून की, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लेयर में अवेलेबल है मून. नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट क्या है? माइंड मैप. तो माइंड मैप के लिए माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अगर एक बार हम माइंड मैप को गो थ्रू करते हैं तो हमें सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं. सबसे पहले हमने सबसे चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ा था. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं बताया था. स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ये सब क्या है? सब सेलेस्टियल बॉडीज है. अब हमने सैटेलाइट्स में आपको बताया था कि सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज नेचुरल, अदर वन इज मैन मेड. तो हमको क्या पढ़ना है? नेचुरल सैटेलाइट पढ़ना है. नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास क्या है? मून है. अब मून में भी हमने क्या पढ़े हैं? मून के फेसेस पढ़े हैं. फुल मून पढ़ा है, न्यू मून. ये न्यू मून क्या होता है? ये जो हमने ये बताया कि मून कभी कभी हमें ऐसे सिर्फ और सिर्फ लाइन सर्कल दिखता है, एक आउटर सर्कल. तो ये जो आउटर सर्कल के फॉर्म में दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं. और फुल मून मतलब कंप्लीट चंद्रमा. हमें पूरा चंद्रमा दिखे तो उसे हम बोलते हैं फुल मून. नेक्स्ट हमारे पास है प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 8 प्लैनेट्स आर देयर. 8 प्लैनेट्स में हमारे पास क्या है? अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस. और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. मतलब स्टार, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब कुछ मिलकर बनाता है हमारा सोलर सिस्टम.
अब इसमें हमें दो चीज इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है वो ये है कि अर्थ में हमारे पास दो मूवमेंट थे। अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज रोटेशन, सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन बताया कि ये सन है और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, ये अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है और इसी के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। हमने टॉर्च का एग्जाम्पल पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये सन है और यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और सन की यहाँ पे रेज पड़ रही हैं, ये सन की रेज जा रही हैं, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा और इसके अपोजिट पार्ट में क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हमारे सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पे हमको मिलती है तो यहाँ पे हमको कौन सा बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी ना, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? समर रहेगा। उसके अपोजिट पार्ट में क्या हो जाएगा? विंटर रहेगा। क्योंकि वहां पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पहुंच रही। तो रेवोल्यूशन होने के कारण जो सन है, सन के अराउंड ये जो अर्थ घूम रही है, इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन से क्या होते हैं? सीजनल चेंजेस, मौसम में बदलाव। हम अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ते हैं ना, गर्मी, सर्दी, बारिश। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और दिन रात कैसे होते हैं? डे एंड नाइट कैसे कॉस होते हैं? तो क्योंकि अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है वो रोज क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, जिसके कारण डे एंड नाइट होता है। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो में हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जुपिटर मून गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो कहाँ पे है? जुपिटर में है। इसीलिए जुपिटर मून बोला गया है और उसका नाम क्या है? गैनीमेड। नेक्स्ट पॉइंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स वर द फर्स्ट टू सेट फुट इन द मून ऑन जुलाई 20, 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और एडविन एल्ड्रिन है, इन्होंने ये सबसे पहले वो दो लोग हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। और कब? उन्होंने डेट भी मेंशन किया है, जुलाई 20, 1969। नेक्स्ट ग्लॉसरी में हमें जो पर्टिकुलर टर्म्स को समझना है वो है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन क्या होता है? व्हेन समथिंग ब्लास्ट और बर्स्ट विथ अ लाउड साउंड, किसी चीज को फूट जाए, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। बॉम्ब ब्लास्ट हमने सुना है, लेकिन हमने एक्सप्लोजन कहाँ पढ़ा है? टाइनी पार्टिकल्स का कोलाइजन। टाइनी पार्टिकल्स आपस में भिड़ गए और एक्सप्लोजन हो गया और उससे क्या हुआ? हमारा सोलर सिस्टम बना। और उस पर्टिकुलर थ्योरी को हमने क्या नाम दिया था? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में मिलते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमें यूनिवर्स में मिल रहे हैं, सन है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब क्या है? हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट वन इज क्विक रिव्यू। जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले उसमें है द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में, डस्ट, गैसेस, क्लाउड्स और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्स का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज जो एग्जिस्ट करती हो। हमने अभी बताया था कि जब हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो वहां पे बिलीव्ड लिखा था। बिलीव्ड मतलब हमें ऐसा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो चीज क्या है? साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं होती है। तो यूनिवर्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जिस्ट है ना। हमें रियलिटी में पता चलता है कि यूनिवर्स है, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लोग चंद्रमा पे गए हैं, लोगों ने स्पेस को देखा है, तो वो क्या है? एग्जिस्ट करता है। सन क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, गैसेस का बड़ा गोला, बहुत सारी गैसेस है सन के अंदर। प्लैनेट शाइन एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट। प्लैनेट्स क्यों चमकते हैं? किसकी लाइट उस पे पड़ती है? सन की लाइट। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती। नेक्स्ट, अवर अर्थ इज द थर्ड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन के बाद जो तीसरा प्लैनेट है वो क्या है? अर्थ है
है ना, मतलब सन से तीसरे नंबर पर जो हमें मिलेगा माई वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट ई से मतलब अर्थ, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, सन से अर्थ है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट दो टाइप की सैटेलाइट होती है, नेचुरल या मैन मेड। नेचुरल जो नेचर से गिफ्टेड है मून, मैन मेड जो हमने बनाई है, तो नेचुरल सैटेलाइट में क्या है, मून। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के सबसे पास क्या है, सबसे पास में कौन सा स्टार है, सन। और सन के साथ कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, 8 प्लैनेट्स हैं, हमने पढ़ा है मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सब। तो ये सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं और सन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, नाउ the last one is exercise. Now we are doing our exercise. In the exercise part you have to remember, I am going to take care, मैं यहाँ पे टिक करूंगी या अंडरलाइन कर दूंगी, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें आपके पास 4 सर्कल्स है और उस 4 सर्कल में जो सही आंसर है ए बी सी डी, उनमें से जो सही आंसर है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक करना है, और ब्लैक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे देखो ये रॉन्ग मेथड बताई है और करेक्ट मेथड क्या है, ये इस तरीके से फिल करना है। तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड, सन के अराउंड जो अर्थ मूव कर रही है उसको क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को, तो हमने अभी पढ़ा था, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। रोटेशन, ऑर्बिट, फेसेस, ये नहीं है, क्या आंसर होगा इसका, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, नेचुरल सैटेलाइट किसकी है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ की है, और अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है, तो यहाँ का सही आंसर क्या होगा, प्लेनेट। सन नहीं, सन की सैटेलाइट नहीं है। स्काई, स्काई की भी नहीं है। नेक्स्ट कॉमेट, कॉमेट भी नहीं है। द चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर नोन एज, मून हमने बताया कि फुल मून होता है, फिर मून की सिर्फ हमें लाइंस दिखती हैं, कभी ऐसा दिखता है, तो ये सब क्या है, फेसेस ऑफ द मून। इनको चेंजिंग शेप्स ऑफ मून को क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। लास्ट वन इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, 8, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। Now next one is fill in the blanks. So a large group of stars and other celestial bodies are called, stars और celestial bodies के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे तो हमने पढ़ा था, ये सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गैलेक्सी। नेक्स्ट वन इज अवर सोलर सिस्टम लाई इन द गैलेक्सी कॉल्ड, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है, तो वो कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट पॉइंट इज द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द, मून जो है वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण मून क्या होगा, उसमें चमकेगा, क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शंस में अवेलेबल होना चाहिए सन, यहाँ पे दोनों ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सन, क्योंकि मून की किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। द पाथ फॉलोड बाय द प्लेनेट अराउंड द सन, मतलब ये सन है और सन के अराउंड ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। नेक्स्ट इज अ प्लेनेट डज नॉट, प्लेनेट क्या नहीं, चमकती नहीं है ना, स्टार्स ट्विंकल, प्लेनेट डज नॉट ट्विंकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट ट्विंकल। नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स, से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब जो हमारे लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत। तो फर्स्ट वन इज द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द सन, क्या मून सन की सैटेलाइट है, अभी हमने पढ़ा वो किसकी सैटेलाइट है, हमारी अर्थ की, और अर्थ क्या है, प्लेनेट, अर्थ सन तो नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अवर सोलर सिस्टम हैज 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं, नहीं, कितने प्लैनेट्स हैं, 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द सन इज अ प्लैनेट, सन प्लैनेट है, नहीं, हमने अभी पढ़े कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8, लेकिन उसमें हमने सन को काउंट किया क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, द सन इज अ प्लैनेट, नो, फॉल्स।
द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यस, ये हमारा सोलर सिस्टम है जहां पे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है? सन। तो सन सेंटर में है। यस, तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन, व्हेन प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस इट कॉल्ड रोटेशन। यस, जब प्लैनेट अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं तो इसको हम रोटेशन बोलेंगे। तो यस, दिस वन इज ट्रू, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। सो हियर वी फिनिश अवर टॉपिक, अवर यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि हमने सन के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स देयर आर 8 प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की लाइट्स होती है नहीं। हमने 2 अर्थ के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, रोटेशन, रेवोल्यूशन। तो रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन कॉजेस सीजन चेंजेस। और मून भी रिवॉल्व कर रहा है क्या? यस, मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। लेकिन मून किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के अराउंड। तो मून का सेंटर क्या होगा? अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये सन है और सन के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। सो दैट्स इट, थैंक यू।